बचपन से ही मुझे अपना गांव देहात बेहद प्रिय था। वहाँ के खेत खलिहान, नदी नहर, दूर तक फैली हरियाली, उन पर निवास करने वाले अनेक तरह के पंछियों की उन्मुक्त उड़ानें, बोलियां और रात को खुले आसमान में निश्चल चंद्रमा और निर्दोष तारों को देखने की जो आदत पड़ी, वह मेरे एमए कर लेने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। सच तो यही था कि मैं उसे जाने भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे उस स्वच्छ शुद्ध वातावरण में एक तरह का अद्भुत सम्मोहन छुपा दिखता। नहर गांव से थोड़ी दूर से ही निकलती थी, इसलिए उसका पानी सभी खेतों तक पहुंच नहीं पाता था। सिंचाई के लिए अधिकतर खेतों में कुएं खुदे थे, जिन पर लगी थी रहट, जिसका अपना ही आकर्षण था। कहीं बैलों की जोड़ी तो कहीं अकेला भैंसा, या बैल गोल गोल घूमते लीवर को घुमाते तो टीन के डब्बों की खाली माला एक तरफ से कुएं में जाती और दूसरी तरफ से उसमें खिलखिलाता हुआ पानी ऊपर आता और ठहाके के साथ लोहे के चक्के के साथ लगी नाद में गिर जाता। जानवरों के गले में बंधी घंटिया या घुंघरू की मंजुल आवाज के लयबद्ध आने से पता चल जाता कि वो गोल गोल घूमते हुए अपना काम कर रहे हैं या खड़े हो गए हैं। अधिकतर ऐसे कुओं के निकट विशाल नीम, बरगद, जामुन, आम या पीपल के पेड़ थे, जिनके नीचे किसान घास फूस की मड़ैया बना लेते, जो जाड़ा धूप बरसात हर मौसम में दिन रात फसल की रखवाली करने वाले जानवरों का दिन भर का चारा दाना रखने, सुस्ताने या पोटली वाला चना चबेना खाने के काम आती। इन्हीं पेड़ों के नीचे किसी बड़े पत्थर को लाल रंग से रंग कर फूल माला चढ़ानी भी शुरू हो जाती। ईश्वर की असीम शक्ति पर गरीबों का विश्वास अंधभक्ति से भी अधिक होता है। कुछ बड़े जोतधारी किसानों के पास पानी खींचने वाली मशीन यानी पंप सेट भी दिखने लगी थी, जिसका मुख्य आकर्षण था उसमें से निकलने वाली मोटी और तेज पानी की धार, जिसके सामने खड़े होना हम बच्चों के लिए मुश्किल होता। फिर भी हम कभी कभार उसमें छपाछप नहाने का खूब आनंद उठाते। गांव में घर कभी एक दूसरे से अलग प्रतीत नहीं होते थे। पूरा का पूरा गांव मानो एक बहुत बड़ा पुश्तैनी बाड़े जैसा लगता, जैसे किसी भी कमरे के अंदर जाने के लिए कभी दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते थे। इन्हीं गांवों का एक कटु सत्य भी था, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा था। दूर से स्वच्छ, निर्दोष, भोले भाले, जमीन से जुड़े और मिट्टी की सौंधी खुशबू वाले गांव वास्तव में वैसे होते नहीं हैं। गांव के अनेक कष्टों में से एक मुख्य कष्ट था चिकित्सीय सुविधा का अभाव। बचपन से ही न जाने कितने लोगों को छोटी मोटी बीमारियों का समय से इलाज न मिल पाने के कारण तड़प तड़प कर मरते देखा था। औरतों लुगाइयों के इलाज की दशा तो और भी दयनीय थी, खास तौर से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय। ऐसे समय उनकी देखभाल गांव के अनुभवी दाइया, मिडवाइफ या घर की बड़ी औरतें किया करती थी। पर मरीज की जरा सी हालत बिगड़ने पर वो सब भी अपने हाथ खड़े कर सब भगवान पर छोड़ देती। उस वक्त गांव के बाहर जंगल भी हुआ करते थे, जिसमें छोटे बड़े जंगली जानवरों, कीड़े मकोड़ों और सांपों की बस्तियां हुआ करती थी, और हर दिन इनमें ग्रामीणों का सामना भी होता रहता। अक्सर जानवरों के काटने से बने घावों का पकना, मवाद पड़ना या सांप बिच्छू के जहर का तीव्र असर, या फावड़े, कुल्हाड़ी, बल्लम, पत्थर से बने घाव का पकना या शरीर के किसी हड्डी के टूटने जैसे मर्ज का इलाज बड़े शहर में ही हो पाता, जो गांव से दूर थे, और वहां तक आवाजाही के साधन भी तो अति सीमित, जिसकी वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता। देखा जाए तो गांव को जोड़ने वाले कायदे के रास्ते भी तो नहीं थे। कच्ची, कल्ली या दुकल्ली पगडंडियां थी। दुकल्ली पर बैलगाड़ी या तांगे चलते, जिनकी स्पीड उन रास्तों पर पैदल से कुछ ही तेज होती थी। इकल्ली पगडंडियों पर चलने वाला एकमात्र साधन था साइकिल, जिस पर मरीज ले जाना वैसे तो संभव दिखता ही नहीं, पर मजबूरी में लोग उसे संभव कर ही देते। अब मरता मरीज बेचारा खुद क्या करता? हॉस्पिटल ले जाने वाले लोग उसे मरने से बचाने के लिए क्या क्या कर गुजरते। इतने पर बेचारा मरीज आखिर गुजर ही जाता। यही सब देखते सुनते मैंने इंटर पास किया, और भगवान की दया से नंबर भी बहुत अच्छे आ गए। पहले ही अटेम्प्ट में इंटर पास करना एक उपलब्धि तो थी ही, साथ ही प्रथम श्रेणी आने की खबर सुनकर दादाजी ने पूरे गांव को चूल का न्योता दे डाला। चूल मतलब चूल्हा। उस दिन किसी भी घर
चूल्हा नहीं जलेगा। गांव भर के सब लोग हमारे यहाँ ही पूड़ी साग दही इमरती खाएंगे, जो दिन भर चलने वाला एक शानदार कार्यक्रम होता था। गांव का अर्थ मात्र अपना गांव नहीं, उससे जुड़े मजरे और मौजे यानी आसपास के गांव भी होते। चूल के न्योते में कौन आया कौन नहीं आया, किसने कितना खाया, कुछ हिसाब नहीं रहता था। सवेरे से रात तक भट्टियाँ जलती रहती, जिनके पास बैठी औरतें गीत मंगल सोहर झूमर गाते पूड़ियाँ बेलती, तो हलवाई उन्हें छानकर डालियों में उतारता चलता। दादाजी थे पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उसूलों के पक्के। मेरा रिजल्ट सुनते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि गांव को मैं डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल भी दूंगा, चाहे जितना खर्चा हो जाए चिंता नहीं। उन्होंने मुझे न जाने कितनी बार कहा था कि गांव देहात में भगवान के बाद कोई सच्चे दिल से पूजा जाता है तो वह है डॉक्टर। मेरे इंटर की प्रथम श्रेणी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेरी सीट पक्की कर दी और घर में उसी दाखिले की चिट्ठी आने का इंतज़ार हो रहा था। गांव से लगी दादाजी की घर की बैठक में बिना चुंगी पर्ची कटवाए मजाल जो एक परिंदा भी अंदर आ जाए। गांव के पोस्टमैन को सहेज दिया गया था कि छुटके के मेडिकल कॉलेज से आने वाले सरकारी डाक को तुरंत घर पहुंचाए, बाकी डाक की छटाई बाद में करते रहे।